अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिस के सब्जेक्ट के अंदर हमने लेक्चर नंबर 9 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाली स्लाइड्स को रीड आउट कर रहे थे। तो इससे प्रीवियस मैंने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की टाइप्स के बारे में बताया है, गाइड किया है। तो हम थे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो स्लाइड नंबर है 13, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंटिन्यू है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एट ऑल द सेम थिंग एज प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़। अब ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जी वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। एन ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट। अब ये भी नहीं है कि जो आपकी ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है वो एब्सोल्यूट ही वैल्यू हो, ऐसे भी नहीं होता। आपको मी रूल दैट इज़ यूज्ड दैट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कोई भी सर्टन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है इसके अंदर आपके रूल्स के अकॉर्डिंग या पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है। जैसे कि इलीगल प्राइस फिक्सिंग, तो ये भी तो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर आती है ना। सीरियस इन्वायरमेंट डैमेज, ये भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर इंक्लूडेड होती है। कंडीशंस फॉर एन एक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आपकी जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन चोरी होती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके खिलाफ क्या मतलब एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होने चाहिए। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, हाँ, हम कौन सा ऐसे ही किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर सिक्योरिटी लगा देंगे। आपकी जो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, आपको जैसे थ्रेट है, उसी के ऊपर ही हम जो है सिक्योरिटी लगाएंगे ना। द इंफॉर्मेशन मस्ट हैव बीन डिस्क्लोज इन सर्कमस्टांसिस विच गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। आपकी जो इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस वो मस्ट बी ऑब्लिगेट होनी चाहिए। आपकी कॉन्फिडेंस मतलब कि आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है। कंटिन्यू है यही टॉपिक आप लोगों का, दी लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंस कैन यूज़फुल सप्लीमेंट कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स लॉ। तो ये है आपकी जो कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स लॉ के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। ये भी तो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो आपके कॉपीराइट्स होते हैं और पेटेंट्स लॉ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आइडिया फॉर अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, सीक्रेट एल्गोरिथम, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सीक्रेट एल्गोरिथम हो सकता है लाइक हमने जो मैंने आपको बताया था, हम सेंडर टू रिसीवर डाटा सेंड करते हैं, उसके हम जो इनक्रिप्ट करते हैं उसके लिए हम एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। लिस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ETC भी हो सकती है, ये भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। बिज़नेस के मेथड, देखिए आपका जो बिज़नेस की ट्रिक्स है वो कोई और चोरी ना कर ले, तो ये भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर इंक्लूडेड होती है। कंटेंट्स ऑफ डेटाबेसेस, यस, सारी की सारी वैल्यू ही तो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। अगर आपकी मेनली डेटाबेस ही चोरी हो जाए तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को थ्रेट हो सकता है। अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल। आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तब तक कॉन्फिडेंशियल रहेगी जब तक आपका जो मैटर है वो पब्लिक डोमेन तक नहीं जाता, तब तक वो आपके लिए कॉन्फिडेंशियल ही है। जब आप देखें बिज़नेस के लिए आपने एक स्लाइड्स तैयार की, ठीक है, अभी आपने वो पब्लिक या आगे रिप्रेजेंट नहीं की या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने ऑफिस में कहीं पे भी उसको प्रेजेंट नहीं किया, तब तक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। जब वो आपने लीक कर दी है, आपने उसको शो ऑफ कर दिया है, तो तब कोई डर नहीं है क्योंकि उसके ऊपर आपका नाम आ चुका हुआ है। देन आते हैं कॉपीराइट्स की तरफ। इंफॉर्मेशन एज की इशू, इंफॉर्मेशन एज मतलब की इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। नॉलेज प्रोस्पेक्टिंग वर्सेस नॉलेज पायरेसी। जी आप लोगों को ये ऑलरेडी बता दिया हुआ पायरेसी क्या होता है कि मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर देते हैं। नॉलेज प्रोस्पेक्टिंग तो हमारी इसी चीज़ से रेलिवेंट ही होती है।
जो चीज़ हम लाइक तवक्का करना, तवक्कात वगैरह ईटीसी, ये नॉलेज प्रोस्पेक्टिव की तरह में आते हैं। और पायरेसी तो आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी चीज़, ये अगर नॉलेज पायरेसी है तो फिर ये नॉलेज की जो मतलब मेरी कॉपी थी, लेकिन दूसरों ने उसको क्या किया, अपना बना के जो है वो सबके सामने पेश कर दिया। आईपी, यहाँ पे आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। प्ले आ डिसाइसिव रोल। जी हाँ, डिसाइसिव रोल मतलब कि फ़ैसला करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्ले रोल तभी तो ये है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है कॉपीराइट्स के अंदर, ठीक है। जो कॉपीराइट्स है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के स्टेप्स। एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ कंसर्न विद द राइट्स टू कॉपी समथिंग वर्क। अब एज अ नेम सजेस्ट, जो भी हम नेम सजेस्ट कर रहे हैं, टू कंसर्न विद द राइट्स ऑफ कॉपी समथिंग, ठीक है जी। अब आप देखो कॉपी राइट्स का एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये मेरी फ़ाइल है, ठीक है, तो ये मुझे इससे कंसर्न है बिकॉज ये मेरी फ़ाइल है, कोई इसको चोरी ना करे तब तक जब तक इसके ऊपर कॉपी राइट्स नहीं लगा दिए जाते। इट मे बी आर रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, आपका म्यूज़िक हो सकता है, कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई भी अदर थिंग इंक्लूड हो सकती है जो भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम से रेलिवेंट हो। कॉपीराइट अप्लाइज टू एनी एक्सप्रेसिबल फॉर्म ऑफ एन आइडिया और इंफॉर्मेशन दैट इज़ सब्सटेंटिव एंड डिस्क्रीट एंड फिक्स इन अ मीडियम। कोई भी हो सकती है, ये आइडिया भी हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, आपके डिस्क्रीट फिक्स मीडियम भी हो सकता है। ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ वर्क आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। सो हम हर एक को प्रोटेक्ट नहीं करते। अब ये मत कहें कि मैंने एक स्लाइड तैयार कर ली तो उसके ऊपर कॉपीराइट्स लगा दो, भाई ये मेरी स्लाइड है। कोई मतलब चीज़ हो, रीजनल हो, लिटरेरी हो, ड्रामेटिक हो, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक हो, तो फिर ही तो पता चलेगा कि ये भाई आपके कॉपीराइट्स हैं इस चीज़ के ऊपर, मज़ा आए कि हाँ भाई ये आपका काम है। सो लिटरेरी वर्क इंक्लूड्स अ टेबल ऑफ कंपाइलेशन, जो ऑलरेडी भी आप लोगों को स्लाइड्स में आ गया था ऊपर वाली, जो मतलब कॉपीराइट्स की हमने पढ़ी थी। कंप्यूटर प्रोग्राम, कोई भी प्रॉपर प्रीपेरेटरी डिज़ाइन और मटीरियल हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम ETC, मतलब ये लिटरेरी वर्क की एग्जांपल्स है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। कॉपीराइट्स ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू द क्रिएटर। कॉपीराइट्स आपके जो क्रिएटर है, रीजनल साइंटिफिक है, आर्टिस्ट है और लिटरेरी वर्क्स है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। और रीजनल वर्ड भी पहले भी इसके बारे में गाइड किया था कि ये रीजनल, ये एक की है, एक चाबी है जो आपकी कॉपीराइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कॉपीराइट नेचर, स्कोप ऑफ कॉपीराइट क्या है? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जी, हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपीराइट्स हैं तो वो फिज़िकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। इट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम टेकिंग वंस वर्क फॉर फ्री। ये जो मेरा काम है वो दूसरे काम से रिलेट ना हो, मेरा काम डिफरेंट रहे, तो उसे प्रिवेंट करेगी। इट आल्सो प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम आल्टरिंग दी वर्क विदाउट परमिशन, और हम किसी की परमिशन के बगैर उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें उनसे एक्सेस लेनी पड़ेगी, हमें उसे पूछना पड़ेगा, हमें उनका रेफरेंस देना पड़ेगा जब हम कॉपीराइट्स लगा देते हैं। पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया, नॉट द आइडिया एज सच। तो ये आपका पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया होता है कि ये सिंपल एक आइडिया नहीं होता कि कोई भी इसको उठा के यूज़ कर ले, ऐसा नहीं होने वाला। तो कॉपीराइट की ये एक नेचर है, इसका स्कोप है। कॉपीराइट्स वर्क लिटरेरी वर्क के ऊपर होगा, आर्टिस्ट वर्क के ऊपर होगा, ड्रामेटिक वर्क हो सकता है, म्यूज़िकल वर्क हो सकता है, साउंड रिकॉर्डिंग्स एंड ब्रॉडकास्ट हो सकता है, फिल्म एंड केबल प्रोग्राम्स हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट्स क्या है? लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 50 ईयर्स तक इसका जो कॉपीराइट्स की ड्यूरेशन रहती है। रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, कॉपीराइट्स में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। प्रोटेक्शन इज़ ऑटोमेटिकली वंस वर्क इज़ क्रिएटेड, जब वो आपका काम है तो वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कॉपीराइट्स लग जाते हैं। व्हाट डज कॉपीराइट गिव राइट्स होल्डर्स?
right to reproduce the work, right to prepare derivative work, right to distribute copies for sale, right to perform audio video work publicly, right to display musical and artist work publicly. तब तक ये सारे मतलब ये होते हैं कॉपी राइट्स। जब हम मतलब राइट होल्डर कौन है, वही है ना, मतलब जिसने उसको दरियाफ्त किया है, जिसने उसे इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने उसे प्रोड्यूस करवाया, वो उसकी चीज़ है। अगर रिप्रोड्यूस करवाना है वर्क तो उससे प्रिपरेशन लेनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट करवाने का भी उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, पब्लिकली शो करवाना है तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। कॉपीराइट की नोटिस, जी हाँ जी, हम ये सी और जैसे एट द रेट होता है उसके सी के भी इर्द सर्कल होता है, तो ये होता है आपका कॉपीराइट्स का सिंबल। ऑनर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, ऑल राइट रिजर्व, यस ये लिख हो जाता है ऑल राइट रिजर्व। नॉट कंपल्सरी इंटेंट्स टू प्रोटेक्ट इट्स कॉपीराइट, आप ज़रूरी नहीं है कि सी ही लिखो, ये तो लिख दिया कि जब आप पब्लिकेशन वगैरह करते हैं ये कॉपीराइट, मतलब जैसे कि ये स्लाइड्स वगैरह इसके ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लोगो लगा दो, वाटर मार्क लगा दो, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। इंटेंट्स टू इंटेंट टू प्रोटेक्ट इट कॉपीराइट्स। ऑनरशिप क्या होती है, ऑथर फर्स्ट ऑनर, ठीक है जी। ऑनरशिप जो ऑथर होता है वो फर्स्ट ऑनर होता है, जो सेकंड है तो सेकंड ऑनर होगा। एम्प्लॉयज़ वर्क एम्प्लॉयर एज ऑनर, अगर वो एम्प्लॉयज़ का वर्क है तो एम्प्लॉयर यहाँ पे ऑनर है। मेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। कमीशन वर्क तो इसमें ऑनरशिप किसकी होगी, डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि विजिटिंग पे टीचर्स हों तो वो उतनी देर के लिए उनके पास ऑनरशिप होती है, ठीक है। अगर वो कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो उनका ही नाम जाएगा। एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू यूज़, तो यहाँ पे इसके अंदर डिपेंड करता है क्योंकि वो लाइसेंस है वो कितनी देर के लिए उसके पास अवेलेबल होगा। रिस्ट्रिक्टेड एक्ट्स और इन्फ्रिंजमेंट्स, कॉपी मतलब रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। नॉट लिमिटेड टू हार्ड कॉपी, इंक्लूड स्टोरेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, फैक्स हो गया, स्कैन हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, स्टोरेज, प्रिंट, कॉपी बाय हैंड्स, कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कॉपी है। इशू टू द पब्लिक, परफॉर्म इन पब्लिक, ब्रॉडकास्ट, इंक्लूड इन अ केबल प्रोग्राम सर्विस, मेक एन अडॉप्टेशन, मेक अवेलेबल टू पब्लिक थ्रू इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आप कॉपी करते हैं। ये मतलब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड एक्ट होता है लेकिन हम फिर भी चोरी करते हैं। पब्लिक डोमेन, एनीथिंग इन द पब्लिक डोमेन इज़ यूजेबल, ठीक है। अब देखो आपने एक चीज़ फ्री दे दी है तो वो पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड कर दी तो वो कोई भी यूज़ कर सकता है। एनी वन, नो वन ऑन्स इट, इसका कोई भी ऑनर नहीं है, फ्रीली आपने उसको रख दिया होगा। ऑथर्स कैन चूज़ टू पुट वर्क इन द पब्लिक डोमेन बाय इंक्लूडिंग अ नोटिस दैट द आइटम्स इन द पब्लिक डोमेन, मे बी वो ऑथर जो है उसने उसको वैसे ही चेकिंग के लिए सेंड किया हो ताकि इसको चेक कर लिया जाए। कोई भी इसके ऊपर कॉपीराइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी इसको कॉपी पेस्ट कर रहे दूसरों को सेंड कर सकता है। वो इस पर्पज़ के लिए भी होता है कि आपकी जो पब्लिकेशन जो है वो हो जाए। अब वन विल कॉपिंग कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट, खिलाफ वर्जी जो करना होता है उसकी कैसे तश्कील दी जा सकती है। होल और सब्सटेंशियल पार्ट मतलब कंप्लीट भी दी जा सकती है और एक छोटे से पार्ट की भी हो सकती है। क्वालिटी और क्वांटिटी की बेस पे भी हो सकती है। नो प्रीस्क्राइब परसेंटेज, मतलब ये डिपेंड नहीं किया जा सकता कि कितनी परसेंट जो है वो इन्फ्रिंजमेंट अवेलेबल है, कौन कर रहा है, कैसे हो रही है कॉपी, या फिर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की बेस पे उसके ऊपर कैसे जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो ये डिपेंड करता है। ओके जी, यहाँ भी सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट क्या है, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपी हो सकती है, प्रोसेसिंग और डीलिंग विद इन्फ्रिंजिंग कॉपी हो सकती है, प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर मेकिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ वगैरह हो सकती है, परमिटेड यूज़ ऑफ प्रेमिसेस फॉर इन्फ्रिंजिंग परफॉर्मेंस हो सकती है, प्रोविजन ऑफ अपार्टस फॉर इन्फ्रिंजिंग परफॉर्मेंस हो सकती है। मतलब ये सारी इसकी खिलाफ वर्जी जो हो सकती हैं। हाउ वर्क्स प्रोटेक्टेड, कॉपीराइट्स, ऑर्डिनेंस, लॉ, एक्ट, कुछ भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। क्रिमिनल सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, सिविल रेमेडीज़ होता है ना उसके मतलब कि तरकीबें वगैरह देना, तो उसके क्रिमिनल सैंक्शंस होता है कि उसके ऊपर चेक्स लगा दिए जाएँ।
अगेंस्ट द क्रिमिनल, ताकि कोई क्राइम ना कर सके। तो ये आगे भी कॉपीराइट्स का एक कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है, तो लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इतना ही लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी है। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है और प्रोजेक्ट्स अपना 100% कंप्लीट कर लें। गुड लक प्रोजेक्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।